I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. क्या आपने ये सोचा है कि हमारे जितने भी ओवरलैंड ट्रेड रूट्स हैं वो सब कुछ पोर्ट्स के थ्रू क्यों होते हैं? इंडिया के पोर्ट्स ही इंडिया के 98% ऑफ फॉरेन ट्रेड को जन्म देते हैं और रेगुलेट करते हैं। ओवरलैंड ट्रेड यानी कि लैंड के थ्रू ट्रेड तो हम करते ही नहीं है, लेकिन एक जमाना था भारत में जब ओवरलैंड ट्रेड किया जाता था और जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से देखा कि कैसे डायनेस्टीज जैसे कुशान्स, इंडो ग्रीक्स इससे भारत को समृद्ध कर रही थी और खुद भी समृद्ध हो रही थी। लेकिन अब जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है द ट्रेड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कि पेनिनसुलर इंडिया अपने आप को यानी कि तटीय भारत अपने आप को कैसे ट्रेड के थ्रू समृद्ध बना रहा था। यानी कि जो ट्रेड वाला ऊपर वाला भारत था, जो मेन पेनिनसुलर भारत नहीं, मेन हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये अपने आप को एक अलग तरीके से ट्रेड करता था या अलग तरीके से डील करता था। और साउथ इंडिया की डायनेस्टीज भी अलग होती थी और अलग तरीके से ट्रेड डील करती थी। और ये चौंकाने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। एट द एंड ऑफ दिस पीपीटी आपको पता चलेगा कि सारे रोमन्स साउथ इंडियन से ट्रेड करते थे, नॉर्थ इंडियन से नहीं ट्रेड करते थे। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन दिस इज व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस। और ऐसा क्यों होता था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आज की ये संगम एज वाली जो पॉलिटी होने वाली है, हमारी मैप होने वाली है, वो काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इसकी भी हम चर्चा करेंगे इन डिटेल। लेट अस सी द संगम एज डायनेस्टीज। 3 डायनेस्टीज थी संगम एज में। अशोका के समय में ही अशोक अपने रॉक एडिक्ट में इन डायनेस्टीज को कहते हैं तमिलकम वाली डायनेस्टी। ही यूजेस दिस वर्ड तमिलकम। हालांकि वो ये बात कह रहे थे कि एक प्रकार से जहां पर तिरुचिपल्ली हिल्स हैं वहां से लेके कन्याकुमारी हिल्स तक आप देख सकते हैं कि वो कह रहे थे कि ये तमिलकम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जहां पर तमिल बोला जाता है या तमिल का ज्यादा प्रभाव है। लेकिन इस बड़े पेनिनसुलर पार्ट में सिर्फ तमिल बोला जाता नहीं था, और भी दूसरी भाषाएं थी और 3 डायनेस्टीज थी। वो 3 डायनेस्टीज हम देखेंगे। यहां पर मैंने आपके लिए इन डिटेल कुछ एरियाज मार्क करके रखे हुए हैं जो उन डायनेस्टीज के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स में मैं उन एरियाज के बारे में बताऊंगा आपको। उरैयूर का आप ये टाउन देख रहे हैं, दिस इज द टाउन ऑफ उरैयूर, जो कावेरी के तट पर है। So it is almost located on Kaveri, but it is on the upper side of Tamil Nadu. So तमिलनाडु के जो अपर साइड में है, ये वाला पार्ट जो है तमिलनाडु का, वहां पर उरैयूर का एक मुख्य टाउन था। और इसके टाउन के एक प्रकार से जो राजाज थे वो अपने आप को चोलास कहा करते थे। These were the earliest चोलास। इंडियन हिस्ट्री में आप 2 बार चोलास का नाम जरूर देखेंगे। एक होंगे जो बाद में आएंगे, 8th 9th सेंचुरी में आएंगे, एडी में आएंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इंपीरियल चोलास। बट ये सबसे पहले वाले चोलास थे, संगम एज के चोलास थे। संगम एज का टाइम पीरियड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 600 बीसी से लेके 300 बीसी से लेके 300 एडी तक है। हालांकि इसके ऊपर भी एक गुगली है दोस्तों, उस गुगली का भी जिक्र मैं एट द एंड ऑफ द एपिसोड करूंगा कि आर्कियोलॉजी हमारे साथ कैसे गुगली खेल रही है। एंड दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट अप फॉर रिविजन। ये टाइम पीरियड रिवाइज होने वाला है, ये तो बात गारंटीड है। देखेंगे तमिलनाडु में भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है, वी विल सी कि गुगली क्या है। बट एनीवेज, उरैयूर इज द टाउन कैपिटल ऑफ द चोलास। उसी के ठीक नीचे जैसे ही थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे, यू हैव द टाउन ऑफ मदुरई। मदुरई पांड्यास का हुआ करता था। और उरैयूर से लेके मदुरई के बीच में यह बोला जाता था कि बाद के जो चोलास आएंगे, जो इंपीरियल चोलास आएंगे, जैसे राजराज चोला, राजेंद्र चोला, जो 8th 9th 10th सेंचुरी वाले जो चोलास आएंगे, वो इन्हीं के बीच में 7000 टेम्पल्स बनाने वाले थे दोस्तों। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7000 टेम्पल्स की ट्रेडिशन थी। वो क्यों बना रहे थे, किस लिए बना रहे थे, वो हम बाद के एपिसोड में देखेंगे। बट जस्ट टू लेट यू नो, तो एक तो हो गई चोलास, 2 हो गई पांड्यास। इनकी डायनेस्टीज के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बिकॉज दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू मैप्स। तो मैं ना इनके बारे में इनके लोगोस के थ्रू बताता हूं आपको। एकदम सिंपल रहेगा, एकदम आसान रहेगा।
चोलाज अपने आप को शेर मानते थे, शेर का लोगोस हुआ करता था। पांड्याज अपने आप को मीन डायनेस्टी से मानते थे, मीन यानी कि साउथ इंडिया में जिसको कहते हैं मछली। सो उनके एम्ब्लेम्स मछली से। एक और एम्ब्लेम है जो आप वहां पे देख रहे हैं, और वो प्रेजेंट डे केरला को रूल करने वाले चेराज। नाउ चेराज यूज्ड टू रूल टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट उनका जो कैपिटल हुआ करता था वो कर्रूर तक आता था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है केरला का, वो तो वो रूल करते ही थे, बट इनकी एरिया यहाँ तक आती थी। कर्रूर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर अर्लीस्ट चेरा डायनेस्टीज कैपिटल। तो हो गए 3 पार्ट, उरैयूर, Madurai. Urayur represented by Cholas, Madurai represented by Pandyas and Muchiri is represented by the Cheras. इनका सिंबल था बो एंड एरो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने आपको नॉर्मल बात बताई कि ये 3 डायनेस्टीज आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलेंगे, और बहुत डिटेल में हमने जाके इन्हें देखा है। लेकिन मैंने आपको बात की थी ट्रेड की, राइट, कि ये अपने आप को ट्रेड के थ्रू कैसे सस्टेन करते थे, और ज्यादातर ये अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही सस्टेन करते थे। नॉर्थ इंडिया से तो ट्रेड होता था लेकिन बहुत कम होता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये अपने आप को सस्टेन करते थे थ्रू ट्रेड। उसी ट्रेड के बारे में हम देखते हैं। हमें इसकी जानकारी सबसे ज्यादा संगम टेक्स्ट से मिलती है और संगम पोयम से मिलती है, जो इसी टाइम पीरियड पे लिखी गई। इनका एक ट्रेडिशन है कि ये संगम पोयम 8880 साल से लिखे जा रहे थे, पांड्यन डायनेस्टी के निगरानी में रखे जा रहे थे। 2200 पोएट्स की बैठकें बैठी, 3 बैठकों की बैठक में संगम पोएट्स जो है वो इस पोयम को लिखते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट्स। टेक्स्ट जो होती है वो इसी तरीके से इवॉल्व होती है दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में जो हमारे एपिक्स हैं, या अब तो वो पूरे इंडिया के एपिक्स हैं, जैसे रामायण और महाभारत, वो भी 400-500 साल तक के ट्रेडिशंस में, लिखने वाले ट्रेडिशंस में ही जाके फिर लॉन्च हुए थे। 400 AD का टाइम पीरियड है जब गुप्तास के टाइम पीरियड पे जाके आप ज्यादातर देखते हैं कि रामायण और महाभारत अपने पूर्णतः अपने पूरे कॉर्पस में हमें मिलते हैं। तो ये जो हमारे एपिक्स हैं वो एक दिन में, 10 साल में, 15 साल में लिखे नहीं गए। ये महानतम एपिक्स हैं और बहुत साल में लिखे गए। लेकिन हाँ, 8800 साल पुरानी परंपरा भी नहीं हो सकती। ये लिखने का एक तरीका होता है। हिस्टोरियंस इसे अपने हिसाब से एज देते हैं, एंड वी नो दैट इट हैज बीन कंपाइल्ड बिटवीन 600 BC टू 300 AD। तो 600 से लेकर 300 AD तक के बीच में ये कॉर्पस कंपोज किए गए हैं। और इसमें कुछ किताब हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें हिस्ट्री बताते हैं इस किताब के, जैसे तोल्कापियम हो या थिरुकुरल हो, ये ग्रामेटिकल टेक्स्ट्स हैं, या पट्टू पट्टू हो, ये पोएम्स हैं, वॉर पोएम्स हैं, लव पोएम्स हैं, और कुछ एपिक्स भी हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में, जैसे सीलापद्दिकरम। इसका नाम ही होता है कि ज्वेल्ड एंकलेट, जो पैर में आप पायल पहनते हैं लेकिन ज्वेल्ड पायल हो, वही है सीलापद्दिकरम। या मनी मेकलाई, जो पहले की लव स्टोरी थी 2 व्यक्ति की, उनकी बेटी पैदा होती है मनी मेकलाई, और उनके ऊपर ये एपिक है। ये एपिक साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और इनकी कल्ट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तमिलनाडु में। पीपल फ्रॉम तमिलनाडु नो द कल्ट ऑफ कन्नगी एक्सेट्रा, जो वहाँ पर बहुत ही पूजे भी जाते हैं। बट जो मज़े की बात ये है कि इन सब टेक्स्ट्स में, जैसे तोल्कापियम हो, थिरुकुरल हो, सीलापद्दिकरम हो, मनी मेकलाई हो, इसमें ये बताया गया है हमें कि चोला चेरा पांड्यास के बीच में तो तनातनी रहती ही थी, बिकॉज ये तीनों डायनेस्टीज एक साथ रह रहे हैं, आसपास में रह रहे हैं, कुछ रिवर शेयर कर रहे हैं, कुछ रिवर बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो इनमें तनातनी होना या इनमें फाइट्स होना स्वाभाविक है। लेकिन जो दूसरी बात ये बताते हैं कि ट्रेड हो रहा था, और ट्रेड किससे हो रहा था? रोमन से ट्रेड हो रहा था। The Roman coins have been found here, Roman gold coins have been found here, Roman artifacts have been found here, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। Before I come to that, I must tell you that we are celebrating Diwali and we don't want you to miss it out, right? So हम चाह रहे हैं कि आप जरूर इस दिवाली सेल का फ़ायदा उठाएं। हमारे प्राइजेस जो हैं, अगर आप दिवाली सेल का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो अराउंड 25,000 के आसपास की हमारी P2I बैचेस जो हैं वो जा रही थी दिवाली के टाइम पीरियड पे, जो कि 3 बैचेस के लिए इंग्लिश और हिंदी, जो 15, 17 और 10 नवंबर रिस्पेक्टिवली शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम प्राइस विच इज़ अराउंड 23,000 में आपको मिले, विच इज़
द फाउंडेशनल कोर्स ऑफ P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, तो अभी जाकर लॉग इन करें, यूज द कोड ऐश लाइव। 16 नवंबर तक ये वैलिड होगा, दिवाली का ये कोड। प्लीज यूज दिस कोड ऐश लाइव ताकि आपको एडेड डिस्काउंट मिले, ठीक है। 16 नवंबर के बाद लेंगे तो शायद आपको ये 17 नवंबर वाली क्लास जो है वो इस डिस्काउंट में नहीं मिलेगा, वो उसका प्राइजेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो दिवाली का समय है, धनतेरस भी आने वाली है, so use this time period, use this opportunity at the same point of time, make sure that you grab the best of the opportunity because this is prelims to interview। आप प्रीलिम्स की तैयारी तो करते ही हैं लेकिन हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स के साथ में भी जुड़ते हैं। सो व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स, आप हमारे साथ आएंगे, मेंस की तैयारी करेंगे एट आवर ऑफलाइन बैचेस एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सो आई वांट दैट। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात यह है कि मज़ा तो डिस्कशंस तो क्लास में ही आता है, राइट। यहाँ पर मैं आपके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मिल रहा हूँ, बट मेरी ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट से रूबरू होता रहूँ, रोज़ रूबरू हूँ। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का भी तरीका यही होता है। वी बिलीव इन डिस्कशंस, वी बिलीव इन डिबेट्स, वी बिलीव दैट जो चीज़ समझ कर, बोल कर, आदान प्रदान होकर समझाई जाती है वो हमारे जहन में ज़्यादा अच्छे से बैठती है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता याद करने का। हम मगअप करने के ट्रेडिशन में नहीं, हम क्रिटिकल एनालिसिस, थिंकिंग और उसके थ्रू याद करने के ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। आई एम श्योर कि आप भी इसी पे बिलीव करते हैं। सो प्लीज मेक योर ड्रीम ऑफ यूपीएससी कम ट्रू। यूज दिस कोड, यूज दिस अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर कि कम से कम प्राइजेस में आपको एडमिशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सके। इसके बारे में मैं और बाद में बताऊंगा, लेकिन अब बारी आती है रोमन ट्रेड की। रोमन ट्रेड कैसे होता था? अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में जब कुशान्स इसी टाइम पीरियड पर ऑलमोस्ट तैनात थे तो वो ओवरलैंड ट्रेड रूट्स यूज करते थे और उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। इसी टाइम पीरियड में साइमल्टेनियसली हमारे जो डायनेस्टीज थी, चोलास, चेरास और पांड्यास की, वो कुछ ऐसे एरियाज को यूज कर रही थी, कुछ ऐसे पोर्ट्स को यूज कर रही थी जो रोम्स के साथ डील कर रहे थे। और मैंने और भी कुछ बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी ट्रेड में कैसे हेल्प कर रहे थे। लेकिन पिछले मैप्स में आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पोर्ट बनाया हुआ है जो चेरास का पोर्ट था, मुचिरीज का। इसको मुचिरी कहा जाता है या मुजिरीज पोर्ट कहा जाता है। आज भी केरला गवर्नमेंट हर साल 2 या 3 दिन का मुजिरीज बेनियल फेस्टिवल करवाती है। दिस इज अ ह्यूज सेंटर ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस जमाने में भी था, आज भी है। सो मुजिरीज पोर्ट एक हुआ। यहां पर आप देख रहे होंगे कोरकाय, विच इज अ पोर्ट ऑफ द पांड्यन डायनेस्टी। साउथ में था कोरकाय, ठीक रामेश्वरम के बहुत पास में। सो कोरकाय का पोर्ट, आज की एक कोरकाय की एक विलेज है छोटी सी जो इससे आइडेंटिफाई करती है। तो कोरकाय का पोर्ट एक हुआ, मुजिरीज का दूसरा हुआ। यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर जाके कोवल्लूर और कांचीपुरम, एंड यहां पर आप देख रहे होंगे अरिकामेडु, और अरिकामेडु से थोड़ा नीचे पुहार। मैं आपको बता दूं, अरिकामेडु इज द प्रेजेंट डे पौंडीचेरी, ठीक है। सो पौंडीचेरी और उसके नीचे ठीक पुहार, सो जस्ट अ बिट नॉर्थ ऑफ चेन्नई। थोड़ा सा चेन्नई से आप ऊपर जाएंगे तो आपको पुहार मिलेगा। संगम टेक्स्ट ये कहते थे कि पुहार वॉज द सिटी ऑफ पर्ल्स, और अरिकामेडु में तो हमें सबसे ज्यादा रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले, सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे हमारे पास 130 साइट्स हैं जहां पर रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले, और दोस्तों वो सारे साइट्स यहां से लेकर यहां के बीच में मौजूद है, ठीक है। 130 साइट में अराउंड 1700 होर्ड्स मिले हैं रोमन गोल्ड कॉइन्स के। तवज्जो की बात यह है कि ये हमें नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है, वही चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी दैट नाउ। आप यहां पर देख सकते हैं कि मुजिरीज का तो पोर्ट है ही। सो मुजिरीज से रोमन्स के जाने का सबसे फेवरेट जो रास्ता हुआ करता था वो था गोइंग टूवर्ड्स द रेड सी। तो एडन पोर्ट होते हुए हॉर्मुज जाते थे वो। हॉर्मुज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट विच यू रीच टूवर्ड्स इजिप्ट। आप जैसे ही इजिप्ट की तरफ जाएंगे तो हॉर्मुज की तरफ जाएंगे, एडन होते हुए हॉर्मुज, तो गल्फ ऑफ एडन होते हुए हॉर्मुज पे जाते थे। पर्शियन गल्फ का रास्ता हम यूज नहीं कर रहे थे एज फार एज सदर्न इंडियन ट्रेड वॉज कंसर्न। एंड देन लुक, सिर्फ हम वेस्ट की तरफ नहीं, हम साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड करते थे। साउथ इंडियन साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड नहीं करेंगे तो और किससे ट्रेड करेंगे? इनफैक्ट चोलास, जो इंपीरियल चोलास थे, बाद में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर भी किया था। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, श्रीलंका में एक साइट है अनुराधापुरम। श्रीलंका का पुराना नाम भी है अनुराधापुरम।
वो भी यूज़ होता था। कांचीपुरम, अरिकामेडू, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे यूज़ होते थे पोर्ट्स। और यहाँ से आप सीधा जाते थे टुवर्ड्स द ट्रांग एरिया विच इज़ इन द मलय पेनिनसुला, और उसके बाद थट्टॉन और पेगान विच इज़ इन द प्रेजेंट डे म्यांमार थाईलैंड बेल्ट। तो ये वाला जो बेल्ट था, ऑक एको थट्टा त्रांग, यहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स जाते थे, वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स आते थे। सो फॉर एग्जांपल हमारी कुछ किताबें हैं जो इस ट्रेड को बताती हैं। मैं बताऊंगा आपको, संगम टेक्स्ट में हम बताते थे कि नटमेग हम वहाँ से ला रहे थे, नटमेग, ठीक है, वो हम वहाँ से ला रहे थे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से हम कौन से प्रोडक्ट्स रोम में भेज रहे थे, और रोम्स हमारे कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे थे, कुछ और टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बनाई हैं, विच इज़ साउथ वेस्टर्न मानसून्स और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स, है ना। साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन इसी प्रकार जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है, दिमाग लगाइए, उस जमाने में तो मोटराइज बोट्स होते नहीं थे, तो आप इंडिया में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप तभी आते इंडिया में जब नॉर्थ साउथ वेस्टर्न मानसून्स सेट होते। हमारे टाइम पे अब जून में सेट होते हैं, तो जून से हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ बहती हैं। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स, थैंक्स टू द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये जो एक किताब है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें बताया गया कि अगर आप इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो साउथ वेस्टर्न मानसून्स के सेट होने के टाइम पीरियड पर जाइए, और जब आप वहाँ से आना चाहते हैं तो 4 महीने या कम से कम 6-7 महीने बिता के आइए, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सेट होता है अक्टूबर में दोस्तों, है ना। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री ऑल्सो। सो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स हवाएं ऐसे लेके आती है, हमारे तमिलनाडु के कोस्ट में बारिश तभी होती है जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सेट होता है। एंड दिस वॉज द एक्सीलेंट वे थ्रू विच सेलर्स डिस्कवर्ड दिस विंड रोटेशन सिस्टम एंड दे यूज्ड इट फॉर कमिंग एंड गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया। इसीलिए आप सबसे ज्यादा जो आगंतुक होते थे, या सबसे ज्यादा तो लोग आने वाले होते थे, वो मुजिरीज पे लैंड करते थे। और कहाँ पे लैंड करेंगे? केरला इज वेयर वी वेलकम मॉनसून्स इन इंडिया। और जाने का जब वक्त होता था तो अरिकामेडू से, कांचीपुरम से, अनुराधापुरम से विदा लेकर वो निकलते थे। एंड ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू गो टुवर्ड्स एडेन। दिस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे जो हिपैलस ने डिस्कवर किया था। ये बताया जाता है कि 1st सेंचुरी एडी में हिपैलस ने मॉनसून विंड्स डिस्कवर कर लिया, और 1st सेंचुरी एडी के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस पीरियड साउथ ऑफ इंडिया के लिए माना जाता है। अब प्रॉस्पेरस कैसे है, आइए देखते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स जो रोम्स या रोमन्स हमारे यहाँ पर छोड़ के गए। ये बताया जाता था कि रोमन्स ऐसे जार्स छोड़ के जाते थे जिसको आरेंटाइन वेयर बोलते हैं। सो आरेंटाइन वेयर्स was mostly these types of jars जो यूज़ किया जाता था। संगम टेक्स्ट भी ये बताता है कि हमारे बहुत सारे राजा ये मानते थे कि यवन्स एक्चुअली was the word used for यूरोपियंस। तो यवन्स जो हैं वो वहाँ से कोल्ड वाइन लाते हैं। कोल्ड वाइन मतलब ठंडी वाइन, शराब, और गोल्ड लाते हैं, और उसी शिप में वापस पेपर भर के ले जाते हैं। तो वो यहाँ पर वाइन ला रहे थे, गोल्ड ला रहे थे, और पेपर भर के यानी कि काली मिर्च भर के ले जा रहे थे। दैट्स द सिंपल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट दैट वाज नॉट जस्ट दैट सिंपल। हमें सबसे ज़्यादा रोमन गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर मिले, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अवशेष मिले। दैट इज हाउ रोमन्स यूज्ड टू ट्रेड इन इंडिया। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके मन में ये शंका है कि भैया साउथ ऑफ इंडिया में ही क्यों सबसे ज़्यादा रोमन ट्रेड्स या रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, एक्चुअली रोमन गोल्ड कॉइन साउथ ऑफ इंडिया में ही ज़्यादा मिले हैं, उसका भी एक सिंपल आंसर है जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हमें देते हैं। विल कम टू इट। लेकिन जितने ज़्यादा रोमन होर्ड्स आपको मिलेंगे इंडिया में, 2 टाइप के कॉइन्स होते थे, दिनारियस एंड ऑरियस। दिनारियस वॉज द सिल्वर कॉइन एज यू कैन सी इट हियर, ऑरियस विल बी द गोल्ड कॉइन एज यू विल सी इट हियर। सो दिनारियस और ऑरियस ये 2 टाइप के रोमन सिल्वर और गोल्ड कॉइन होते थे जो हमें साउथ ऑफ इंडिया में मिले हैं। नॉर्थ ऑफ इंडिया में नहीं मिलते हैं उतने ज़्यादा, थोड़े बहुत गुजरात के कोस्ट में मिलते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एंड दिस होर्ड्स वी हैव मोस्टली फाउंड इन अरिकामेडू ऑल्सो, यानी कि पौंडीचेरी ऑल्सो। एंड दिस बुक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, actually there are 2 books, Periples of Erythraean Sea and Pliny's Natural Historica। so 2 किताबें हैं। Periples of Erythraean Sea का कोई ऑथर नहीं है, प्लिनी इज द ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्टोरिका। ये दोनों कंप्लेन करते हैं कि इंडिया से पेपर की और सिल्क की लत ने
सबसे ज़्यादा क्या किया है, वहाँ से गोल्ड की नदियाँ यहाँ पर बहाई है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मार्कस ऑरेलियस और ऑगस्टस, सच टाइप ऑफ रोमन किंग्स। ये बताया जा रहा था कि वहाँ से भैया गोल्ड की नदियाँ बह रही हैं और इंडियंस ये समझ नहीं पा रहे हैं, माफ़ करिएगा यूरोपियंस ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्या रहा है। एक्चुअली हम सिर्फ पेपर नहीं एक्सपोर्ट करते थे, हम ग्लास भी एक्सपोर्ट करते थे, हम सैंडलवुड, हम स्पाइसेस, हम नटमेग्स, वी यूज टू एक्सपोर्ट मैनी काइंड्स ऑफ जार्स एंड स्टिक्स एक्सेट्रा, कॉन्डिमेंट्स, ये सब कुछ इंडिया से जाता था। बस हम उनके वाइन के शौकीन थे, हमारे राजा उनके वाइन के शौकीन थे। अशोका तक को बताया गया है कि वो भी यूरोपियन वाइन के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ये शौक जहांगीर के समय तक नहीं मरा था दोस्तों, जहांगीर भी वाइन के बहुत शौकीन थे और शायद वाइन ने भी उनको बर्बाद ही किया था। Anyways, that was the most favored import that we had from Europe, particularly Rome. बट हमारे यहाँ पर नाविक ट्रेडिशंस, यानी कि हमारे यहाँ पर नैया बनाने की या शिप्स बनाने की ट्रेडिशंस हमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर से मिलती है। तो ये एक सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमारे भी शिप्स हुआ करते थे जो इनलैंड मुजिरी से अरिकामेडू चले गए या अरिकामेडू से कांचीपुरम चले गए एक्सेट्रा, उसमें यूज़ होता था। आप देख सकते हैं कि छोटी नाव होती थी। भरूच स्तूपा का ये इंपॉर्टेंट रिलीफ कार्विंग है जहाँ पर हमें सबसे पहले नाव के ट्रेडिशंस मिलते हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब नया टाइम पीरियड आया है, तो एक नया चैलेंज आया है हमारे पास। आर्कियोलॉजी की गुगली हमें मिली है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा लास्ट में। एक्चुअली मदुरई के पास में एक साइट है तमिलनाडु में विच इज कॉल्ड एज किलाड़ी या किजाड़ी, आप जैसे भी इसको स्पेल कर सकते हैं। किलाड़ी या किजाड़ी में एक्सकवेशंस हुए 2016 के आसपास से एक्सकवेशंस होना शुरू हो गए। 2018-19 में आकर उसकी फाइंडिंग्स साझा हुई। किलाड़ी became such an important excavation in this just 5 years gap that it is said कि किलाड़ी में जो चीजें मिली हैं वो और कहीं नहीं, किलाड़ी को ट्रेस करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ये चौंकाने वाला इसलिए है दोस्तों कि एक तो तमिलनाडु से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज लाइक ऑलमोस्ट 4000-5000 किलोमीटर्स अप, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं सबसे सदर्न साइड को भी मार्क करूं जो महाराष्ट्र का मालवन एरिया है, तो भी बहुत डिस्टेंस है। और डिस्टेंस तो छोड़ दीजिए, हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं दैट इट एंड्स, द मैच्योर पीरियड एंड्स एट अराउंड 750 बीसी बिफोर कॉमन एरा। ये मैच्योर पीरियड हम बोलते खत्म हो जाती है। इनफैक्ट 1500 तक तो नाम निशान नहीं होता है। और हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज जैसे संगम डायनेस्टीज शुरू ही होती है 300 बीसी से। तो दोस्तों इतने बड़े टाइम पीरियड का जो ये गैप है कि लास्ट का जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का और फर्स्ट टाइम पीरियड है साउथ इंडियन डायनेस्टीज का, उसके बीच में 1200 साल का फर्क है। 1200 से लेके 1400 के साल तक का फर्क है। उस फर्क को सिर्फ ये एक्सकवेशन तोड़ रही थी। ऐसा क्या मिला वहां पर? ये कार्नेलियन बीड्स मिले दोस्तों। ये एक ऐसे कार्नेलियन बीड्स थे जो बनते थे, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, दीज आर नॉट नेचुरली फाउंड बट दीज आर मैन्युफैक्चर्ड। और कार्नेलियन बीड्स सबसे ज्यादा और हॉलमार्क तरीके से बनते थे हड़प्पा में ही, इंडस वैली में ही। सो इंडस वैली की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर साउथ इंडिया में मिल रही है तो साउथ इंडिया के बहुत सारे स्कॉलर्स का अब ये मानना है कि शायद जिस समय हड़प्पा था, शायद जिस समय नॉर्थ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसी समय साउथ इंडिया में किलाड़ी जैसी एक इंपॉर्टेंट साइट जो वैगई नदी के पास में है, वो भी हड़प्पा से ट्रेड डील कर रही थी, यानी कि वहां पर भी सिविलाइजेशन थी। अब इसके बारे में डिबेट चल रहा है दोस्तों। इस डिबेट में आप पार्टिसिपेट करिए, इसके बारे में पढ़िए, पढ़ाइए, जानिए, समझिए और शायद और हो सके तो शेयर करिए। इट इज़ आवर एंडिवर थ्रू दीज एपिसोड्स कि हम देखिए, हिस्ट्री बहुत लोगों को लगता है ना कि चेंज नहीं होती है। यार सिलेबस क्यों चेंज होगा हिस्ट्री का, जो हो चुका है वो हो गया है। नहीं, हिस्ट्री भी चेंज होती है और यहीं पे यूपीएससी आपके साथ खेल कर जाती है ना।
So it is the job that you be very well prepared, and this is what we try through these stories. यानी कि यहाँ पर किलाड़ी है, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा है, और इन दोनों को ट्रेस करने वाली बस ये एक एक्सकवेशन, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड इशू हो गई है ये। यानी कि हम कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में अब भैया सिलेबस रिवाइज करो, डायनेस्टी 300 BC से शुरू नहीं होती है, इसको और ऊपर ले जाओ। सो व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज देयर फ्रॉम अराउंड 2450 BC, ये मैच्योर पीरियड में कह रहा हूँ, तो मैच्योर पीरियड का जो टाइम था उसी टाइम पे शायद साउथ इंडिया में भी सिविलाइजेशंस थी और वो इनसे डील करती थी। अब इस बात पे डिबेट है, इसके बारे में और जानकारी लीजिए, या आप अगर मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, क्लासरूम में बैठिए, क्लासरूम में उठिए, क्लासरूम में एक तरीके से क्वेश्चंस पूछिए और जितना हो सकता है डिस्कशंस करिए। बात तो वही है ना। हम चाहते हैं कि आपके लिए रास्ता आसान हो। यूज़ द कोड ASHLIVE, टेक एडमिशंस, टेक द मैक्सिमम डिस्काउंट्स दैट इज पॉसिबल। आप और किसी अन्य कोर्स में हिंदी में भी लेना चाहते हैं तो भी यही कोड यूज़ होगा। प्लीज़ द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट आपकी तैयारी में कोई चूक ना हो। और तैयारी सिर्फ ऐसे नहीं कि याद करने के लिए कर लिया और पढ़ने के लिए पढ़ लिया और फिर चले गए और फिर 2 या 3 अटेम्प्ट में लगे रहे। कोशिश ये करना है कि पहले अटेम्प्ट में निकालना है, और निकालने के लिए भाई आपको पता है कहाँ आना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्लासेस लेने हैं और कैसे पढ़ना भी है। तो जुड़िए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आस्क क्वेश्चंस, टेक आंसर्स, strive for your perfection, strive for your excellence. Happy Diwali दोस्तों. Thank you for watching this. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।